टीएच में आपका स्वागत है। तो अब अभी हम कॉपी चेक कर रहे हैं, जो यूपीपीसीएस मेंस लिख रहे हैं आपकी बार, उनकी कॉपी चेक कर रहे हैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम में है। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। जो भी मान लो कि हिंद महासागर के जो भी रिसोर्स है उसका अगर अपन बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या उसका जो भी उपयोग कर रहे हैं अपन, तो उसके कारण जो इकोलॉजिकल जो चैलेंजेस आ गए हैं, प्रॉब्लम आ गई है, उस पर आपको प्रकाश डालना पड़ेगा कौन कौन सी समस्या है वो। ठीक है। हिंद महासागर धरातल का तीसरा बड़ा महासागर है जिसमें महासागरों का लगभग 20% जल समाहित है। ठीक है, थोड़ा और इसको अच्छे से किया जा सकता है इंट्रोडक्शन पार्ट को, क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखो कि क्वेश्चन जो आपका इंट्रोडक्शन है वो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट जरूर करना चाहिए। आप इसमें बता सकते थे कि इसमें विभिन्न प्रकार के संसाधन है इसीलिए सब लोग इसकी तरफ आकर्षित है और इसीलिए इस टाइप की समस्या उभर के आती है, ऐसा करके दिखा सकते थे। ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। हिंद महासागर के संसाधन: पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि उपलब्धता, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के कारण मत्स्यता की उपलब्धता। ठीक है। प्रमुख धातु सोना, लोहा, एल्यूमिनियम आदि महासागरों के नीचे। ठीक है। जहारी ऊर्जा, कोयला की संभावना, समुद्री यातायात। तो वही मैं बता रहा था, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, ये चीज़ समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप इस तरीके से शो कर देते फिर वहाँ पे लिख देते भाई जैसे करके संसाधन, तो वो चल जाता काम, अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये क्वेश्चन की मेन डिमांड वाली पार्ट नहीं है। क्योंकि अपने सीधा भाई हिंद महासागरीय संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिक समस्याओं पर प्रकाश डाली, ये जो है अपनी मेन डिमांड है क्वेश्चन की, तो उतना को नहीं लिखते, उधर भी चल जाता हो काम। ठीक है, चलो कोई नहीं। संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़े पारिस्थितिक समस्याएं: असतत मत्स्यन से अन्य जीव की खाद्य सुरक्षा प्रभावित। अच्छा, ठीक है। पेट्रोलियम गैसों के निकालने की प्रक्रिया में लीकेज से दुष्प्रभाव। खनिज लवणों के अति दोहन से सागरीय लवणता पोषणीयता प्रभावित। ठीक है। समुद्री यातायात से तेल रिसाव में कोरल रीफ के टूटना भी जलवायु पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसमें मेरा मानना है कि आपको थोड़ा और चीज़ें, ठीक है, पारिस्थितिक चैलेंजेस कैसे हो रहा है। ठीक है, एक तो क्या होता है कि देखो ध्यान से समझना, ये आपने पॉइंट लिखा वो भी ठीक है, वैलिड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पारिस्थितिक चैलेंजेस कैसे होगा, जैसे मान लो कि अगर समुंदर का जो है, ध्यान से समझना, समुंदर का अगर जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, अगर वो चेंज होगा, ये आपको लिखना था कि इसके कारण जो है अगर वो एवरेज टेम्परेचर चेंज होता है तो चक्रवात, ठीक है, सुनामी, ये सब आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, पहली बात। ठीक, अब उसके कारण जो कोरल रीफ को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में इकोलॉजिकल जो आपको चैलेंजेस दिखेंगे, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो जाती है। जैसे अपन मछली को पकड़ने जाते हैं तो वो जो चीज़ें होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अगर अपन मान लो कि खनन कर रहे हैं तो खनन के कारण मान लो कि बहुत सारी जहरीली गैसों का रिसाव होता है, तो वहाँ की जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको खतरा होता है। ठीक है, तो ऐसे करके लिखोगे और अच्छा पॉइंट लिखोगे तो ठीक है, 3-4 पॉइंट और आप और लिख सकते थे इसमें। ठीक है, कोई नहीं, फिर भी ठीक है, पर तो और पॉइंट अब मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा, अब देखो यही हो गया, ये क्वेश्चन की डिमांड थी ही नहीं, आपने इसको इतना बड़ा लिख दिया और इसको इतना 4 ही पॉइंट, तो मेरा मानना है कि 5 पॉइंट आप जरूर लिखते। ठीक है। स्थल मंडल पर संसाधनों की कमी के कारण महासागरीय संसाधनों की ओर उन्मुखता सही है। ठीक है, इसके साथ ही कुशल अवशोषण विकास में महासागरीय संसाधनों के धारणीय उपयोग के माध्यम से इन महासागरीय पारिस्थितिक समस्या से निपटा जा सकता है। ये ठीक है, कंक्लूजन सही है, आपने सॉल्यूशन वे में प्रोवाइड किया है, ये ठीक है। देखो इन्होंने दूसरा आंसर लिखा है, भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत, फ्रंटियर और सीमा बाउंड्री को अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखो ये अंतर स्पष्ट करने वाला याद रखना हमेशा कि आप टेबल फॉर्मेट में लिखो तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। दूसरी बात देखो, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए, इसका डेफिनेशन चाहिए, क्या होता है, ये क्या होता है, इसको क्लियर करो, फिर उसके बाद में जो है दोनों को टेबल फॉर्मेट में अंतर आप स्पष्ट कर सकते हो। सीमांत दो पड़ोसी देशों के बीच चौड़ी पट्टी के कटिबंध होते हैं। ठीक है, जिसमें विरल जनसंख्या, मरुस्थल, दलदल भूमि आदि होते हैं। वहीं सीमा एक रेखा के रूप में कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। एकदम सही बात है, ये बहुत अच्छा किया आपने, यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अंतर के लिए आपने यहाँ पे जो है टेबल बनाया, बहुत अच्छा है।
अंतर सीमा और सीमांत में देश के बीच अलगाव का कार्य करते हैं, ये एकीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, रेखीय होते हैं, ये क्षेत्रीय होते हैं, अभिकेंद्रीय शक्ति व्यक्त है, अपकेंद्रीय शक्ति व्यक्त है, कृत्रिम होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, इसका संबंध इतिहास से है, इसका संबंध भूगोल से है, और आंतरिक उन्मुखी होते हैं, बाह्य उन्मुखी होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। थोड़ा कंक्लूजन भी लिख देना चाहिए था, तो फिर और कंप्लीट आपका आंसर हो जाता। आपने गलती ये करी, कंक्लूजन यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा है, बस कंक्लूजन और जरूर लिखो, सही है आपका ये आंसर। ज्वालामुखी उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए। भाई कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो सारी प्रोसेस आपको बतानी पड़ेगी। इसमें डायग्राम जरूर बनाना चाहिए था आपको। ठीक है, तथा उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल के रूपों का वर्णन भी कीजिए। तो उसके कारण जो लावा के कारण जो बनते शिलाकृति उनके बारे में बताना। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया भी है। ज्वालामुखी भूपृष्ठ पर दरार या छिद्र होता है जिससे लावा मेघ बाहर आता है। ठीक है, उद्गार के कारण प्लेट विवर्तनिक क्रिया, इसमें भारी प्लेट के निक्षेपण से उद्गत लावा सतह पर आने लगता है, जैसे प्रशांत मेघला। आपने ये सब कुछ सही लिखा, मैं फिर तक थोड़ा डायग्राम बना देते, जैसे ऐसे करके बनाते तो ऐसे करके ज्वालामुखी आती है। ठीक है, बस थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाओ, जरूर होती है। भूकंप से आती है कमजोर भूभाग का होना, तो उससे आती है धरातल के भीतर अत्यधिक ताप और जलपास आदि का होना, पृथ्वी की समतुल्यता बल आदि। ठीक है, अच्छा है, बस इतना याद रखने, थोड़ा बहुत एक डायग्राम बना सकते थे। ठीक है, उससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता और आधे नंबर बढ़ जाता। उसके अलावा के निक्षेप में बने स्थल स्वरूप का वर्णन कीजिए। ज्वालामुखी से निर्मित शिलाकृति, ज्वालामुखी या लावा से जो निर्मित है वो बाह्य शिलाकृतियाँ कौन सी होती है? सिंडर, शंकु, केवल विखंडित पदार्थ द्वारा निर्मित, उदाहरण माउंट जोरालो। ठीक है, क्रेटर व कोलेडेरा ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर गर्त, लावा पठार, मेसा व बूटी आंतरिक शिलाकृतियाँ भी होती हैं। कि आपने को कौन सी पूछा है? उसके लावा के निष्पत्ति से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो मेरे अनुसार शायद बाह्य ही आएगा, आपको आंतरिक लिखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा डायग्राम बनाया आपने। बैथोलिथ सबसे बड़ा आकार व गुम्बदकार। ठीक है, लोपलित तस्तेनुमा आकृति। ज्वालामुखी प्रक्रिया में कई गैस, आर्गन आदि, पत्थर धातु आदि निकलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के कई लाभ हानियाँ भी हैं। ठीक है, ये आपने इसका मतलब कंक्लूजन भी ठीक लिखा है। उद्गार के कारण भी ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया, बस थोड़ा भी कोई देखना, स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। अच्छा, इसके द्वारा जो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने ये डायग्राम बनाया, बहुत अच्छा डायग्राम है। ठीक है, बस यहाँ पे एक और डायग्राम तुम इन्वॉल्व कर सकते थे, जो ये मैंने बताया, तो आपका कंप्लीट आंसर होता। फिर भी अच्छा है, मतलब आपने जो लिखा है। ठीक है, तो पहली बात देखो, आपने आज सुधार किया है कि पहली बात तो आपने जो है कि क्वेश्चन की डिमांड है उसको प्रॉपर मेंशन किया है। ठीक है, आगे भी यही करते रहना। दूसरी बात, जैसे मान लो जहाँ पे भी डायग्राम की पॉसिबिलिटी बनती है वो डायग्राम ज़रूर बनाओ। ठीक है, डायग्राम, ठीक है, एग्जाम्पल आपने डाले हैं अच्छा खासा। ठीक है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन और धीरे धीरे सुधार होते रहेगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो अच्छा किया है, और ऐसे कंटिन्यू लिखते रहो तो प्रयास ये होगा कि आपका बहुत अच्छे लेवल पे चले जाओगे। बस ये है कि डेली लिखते रहो परंतु। ठीक है, आंसर राइटिंग का एक ही सबसे बेस्ट मेन पॉइंट ये है कि आप कंटिन्यू लिखते ही रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट सेशन में।